प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह शिक्षण कार्यक्रम शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए है। भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकरणों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम काव्य की प्रेरक वृत्तियाँ क्या हैं, इन पर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेंगे, इन पर चर्चा करेंगे। काव्य की प्रेरक जो वृत्तियां हैं, उससे तात्पर्य है कि आखिर काव्य का जन्म किसके आधार पर होता है, कविता कैसे बनती है, काव्य कैसे कहीं न कहीं स्वरूप ग्रहण करता है। इस संबंध में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने शब्दों से कहीं न कहीं अभिव्यंजना दी है। उनका कहना है कि काव्य की प्रेरणा अनुभूति से मिलती है। यह अनुभूति स्वतः एक अनुभूत तथ्य है। यहाँ भी आत्म अनुभव प्रतिभा काव्य हेतु बनकर उपस्थित होता है। निश्चित रूप से जब व्यक्ति स्वयं अनुभूत करता है किसी चीज़ को, उसके बाद जिन शब्दों की रचना होती है वही काव्य में परिवर्तित हो जाता है। बाबू गुलाब राय आत्म विस्तार को काव्य का प्रेरक तत्व मानते हैं। उनका कहना है कि भारतीय दृष्टि में आत्मा का अर्थ संकुचित व्यक्तित्व नहीं है, विस्तार में ही आत्मा की पूर्णता है। ये सभी हृदय के ओज को उद्दीप्त कर काव्य के प्रेरक बन जाते हैं। जब कोई व्यक्ति गंभीरता से चिंतन करता है किसी भी तथ्य को लेकर और वो इसको विस्तार देता है, वही काव्य बन जाता है। ये बाबू गुलाब राय का सोचना है। निश्चित रूप से जो काव्य की प्रेरक वृत्तियां हैं, काव्य की दृष्टिकोण से हम उनको काव्य का हेतु कहेंगे। निश्चित रूप से वही कारण है। इस दृष्टि से आत्म अभिव्यक्ति, सौंदर्य के प्रति आकर्षण और कौतूहलता, इन तीन वृत्तियों को काव्य प्रेरक माना जा सकता है। आत्मानुभूति या परानुभूति को शब्दबद्ध करने की विफलता कवि को काव्य रचना के लिए प्रेरित करती है। जब कवि किसी भी तथ्य पर, किसी भी एस्पेक्ट पर, किसी भी पहलू पर गंभीरता से विचार करता है, उससे जो शब्द निकलते हैं वही कविता बन जाते हैं। कहा जाता है कि पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग व्हेन समबडी एल्स थिंक सीरियसली अबाउट एनी एस्पेक्ट, एनीथिंग एट दैट टाइम, व्हाटएवर व्यूज कम्स आउट, दैट इज पोइट्री। जब कोई भी कवि किसी भी तथ्य पर बहुत गंभीरता से चिंतन करता है, मनन करता है, मंथन करता है, तब वो शब्द रचना करता है, तो वही कविता होती है। निश्चित रूप से इस प्रकार हम काव्य के तीन कारणों को रेखांकित कर सकते हैं। नंबर 1, प्रेरक काव्य। कवि की सामाजिक, पारिवारिक या वैयक्तिक परिस्थितियां तथा उसकी प्रकृति उसे काव्य रचना की प्रेरणा देती है। आप देखिए निराला जी के संबंध में उन्होंने जो कविता लिखी है, तोड़ती पत्थर। इलाहाबाद में वो जा रहे थे, तब उन शब्दों का गठन किया, उन शब्दों की रचना की जो एक कविता का स्वरूप ग्रहण कर लिया, क्योंकि उनको प्रेरणा मिली। तो वो प्रेरक तत्व हुई महिला कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। क्योंकि वो प्रेरणा प्राप्त करने के लिए उस महिला को उन्होंने देखा और गंभीरता से उस पर विचार किया। तो निराला जी की जो तोड़ती पत्थर है कविता, वो निश्चित रूप से प्रेरक काव्य है। सरोज स्मृति, सरोज उनकी पुत्री थी जिसका असामयिक निधन हो जाता है। बड़ी कल्पनाएं की थी उसके लिए, लेकिन निराला जी अपनी जो पारिवारिक परिस्थितियां हैं उनको दबा नहीं पाए
और उन्होंने सरोज स्मृति नामक एक ग्रंथ तैयार कर दिया, मतलब पूरी काव्य रचना कर दी उस बेटी के ऊपर। उसी तरह से जयशंकर प्रसाद की आंसू जैसी कृतियां इसी प्रेरक काव्य के रूप में आती हैं। दूसरा कारण है निमित्त कारण। कवि में प्रतिभा है, वह उसकी उर्वर कल्पना, सूक्ष्म सौंदर्य अनुभूति, संवेदनशीलता, शब्द और अर्थ तत्व की सूक्ष्म परख, स्वतः अभिव्यंजनशीलता के उन्मेष के रूप में देखी जा सकती है। आप देखिए, कोई न कोई निमित्त कारण भी होता है। जैसे कामायनी है, जो जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है, वो भी निमित्त कारण है। राम की शक्ति पूजा निराला जी द्वारा रचित, ये भी जो है निमित्त कारण है, जिसकी वजह से इसकी रचना हुई। और उर्वशी जैसी कृतियां प्रतिभा के इसी रूप की परिचायक हैं। निश्चित रूप से ये सारी कृतियां निमित्त कारण, जो कि काव्य का दूसरा तत्व है, दूसरा कारण है। तीसरा है उपादान कारण। लोक शास्त्र, ज्ञान, सत्संग, श्रवण, मनन, अभ्यास के रूप में यह कारण काम करते हैं और काव्य रचना के सम्यक विकास के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। आज का कवि अपने आसपास के परिवेश को ही उजागर करके अपनी कवि प्रतिभा का परिचय दे रहा है। जिस परिवेश में वह सांस ले रहा है, वह परिवेश ही उसकी कविता की उर्वर जमीन है। हाँ, यह सत्य है कि प्रतिभा न हो तो नई नई भावनाओं का जागरण कैसे हो। नवीन अर्थ की परिकल्पना, शब्द योजना, सब प्रतिभा का ही विकास है। अन्यथा काव्य संसार का उपमान, चंद्रमा सूरज केवल उपमान बनकर रह जाएंगे। जैसे हर चीज अपनी परिभाषा बदलती जा रही है, कविता के मूल्यों में भी यह बदलाव आया है। बदलते हुए यही मूल्य कविता को एक ठोस जमीन देते जा रहे हैं। कहना न होगा कि यह काव्य मूल ही काव्य हेतु है और इन काव्य मूल्यों में भविष्य का धुंधलापन दर्शाकर पाठक को जागृत करना, संभावनाओं में जीने की शक्ति देना ही काव्य का प्रयोजन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काव्य के 3 कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 प्रेरक काव्य, निमित्त कारण और नंबर 3 उपादान कारण। यही काव्य के प्रेरक वृत्तियां हैं। आज का यह प्रकरण यहीं समाप्त होता है। कल हम दूसरे विषय पर चर्चा केंद्रित करेंगे।